हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र। देव एकेडमी पे आपका स्वागत है। क्लास 10th की एसएसटी की बुक है, जिसमें हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे। ठीक है, और फुल हिस्ट्री को नहीं पढ़ेंगे। इसमें जो है हिस्ट्री का जो एनसीईआरटी है उसका समरी नोट्स हैं। ठीक, इसके माध्यम से पढ़ेंगे। और हाँ, क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इस जो है वीडियो को अवश्य ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपके जितने भी प्रश्न बनेंगे वो मैक्सिमम यहीं से कवर हो जाएंगे। ठीक, मैं पूरी थ्योरी नहीं पढ़ूंगा, मैं जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, ठीक है ना, उनके बारे में डिस्कस करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। ठीक, आइए डिस्कस करते। लास्ट टाइम में इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, और यहाँ से आपके मैं गारंटी लेता हूँ, और वो ये आपके 70 में से कितने भी कम आएंगे आपके 60 to 65 नंबर गारंटीड आ जाएंगे। बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप कर लेना। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। सामाजिक विज्ञान, ठीक है, क्लास 10th, और सब्जेक्ट है इतिहास। और इतिहास में जो है हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो यूरोप क्या है? ठीक है, क्लास 10th के स्टूडेंट है, आपको पता होगा यूरोप कंटिनेंट है या जो है कंट्री है। ठीक, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है होता है, और उदय उदय का मतलब एक तरह से उगना, ठीक है ना, बढ़ना, ठीक, ग्रो करना होता है। ठीक, तो इन प्रत्येक शब्द का हम अर्थ बताएंगे। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग है राष्ट्र। राष्ट्र होता क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे। राष्ट्र को इंग्लिश में बोलते हैं नेशन, ठीक है ना, और हिंदी में बोलते हैं राष्ट्र। राष्ट्र होता क्या है? किसी भी ज़मीन के टुकड़े पर, ऐसे ये ज़मीन का टुकड़ा है, और इस ज़मीन के टुकड़े पर जो है कुछ लोग रह रहे हैं। ठीक, ध्यान से सुनना, कुछ लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, और ये लोग जो है विभिन्न धर्मों के हैं, ठीक है ना, विभिन्न जाति के हैं और विभिन्न संस्कृति के हैं। ठीक है ना, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति और विभिन्न संस्कृति के लोग एक ज़मीन के टुकड़े पे रह रहे हैं। इसके साथ उसको उस ज़मीन के टुकड़े पर जो लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, उस पर जो है एक सरकार भी है, जिस सरकार के द्वारा इन सभी लोगों को कंट्रोल किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड राष्ट्र। राष्ट्र बोले तो नेशन। ठीक, समझ में आ गया? अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये तो एक विस्तार रूप से जो है डेफिनेशन हो गई। ठीक है ना, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है किसी एक निश्चित देश में, ठीक है ना, किसी एक निश्चित धर्म के लोग रहते हैं। ठीक, तो वो धार्मिक दृष्टि से देखें तो वह किसी एक निश्चित धर्म से संबंधित देश है। ठीक, लेकिन जनरल वे में बात करें तो किसी एक देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, और इसके साथ जो है ना कई जाति के लोग रहते हैं, ठीक है ना, और कई संस्कृति के लोग रहते हैं। ठीक, उसको उन सभी लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी देश, सभी जो धर्म के लोगों को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक जो है सरकार होती है। ठीक, सरकार उनको कंट्रोल करती है। ठीक, तो सरकार का चुनाव वो सब बाद में देखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे बात की गई है अर्नेस्ट अर्नेस्ट रेनर के अनुसार जो है समान भाषा नस्ल समान भाषा नस्ल धर्म से बने जो है राष्ट्र को क्षेत्र को जो राष्ट्र कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे आगे बात की जा रही है। एक एक राष्ट्र लंबे प्रयासों और त्याग एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का एक चरम बिंदु होता है। ठीक, राष्ट्र जो है वो एक ऐसे लोगों का समूह है जो जाति, धर्म, भाषा, रीति रिवाज, इतिहास आदि की साझा जो है कारण के में जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, और जिनका जो है साझा सभ्याचार होता है। ठीक, जिनके अंदर देखो ये सब लैंग्वेज छोड़ो, ठीक है, जो अभी मैंने डिस्कस किया था वो दैट इज़ द बेस्ट। ठीक है, सिंपल एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने क्या बोला था? राष्ट्र एक ज़मीन पर रहने वाले विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग और विभिन्न संस्कृति के लोग, ठीक है ना, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं कई रीजन से। ठीक है ना, और उन सभी को कंट्रोल करने के लिए उस देश पर या उस ज़मीन के टुकड़े पर एक सरकार होती है, जिस सरकार के द्वारा जो है सभी लोगों को कंट्रोल किया जाता है, वो एक राष्ट्र कहलाता है। ठीक, आगे राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद की एक डेफिनेशन है, बहुत अच्छी सी डेफिनेशन लिखी है, ये देख लो। और यहाँ पे कहा गया है अपने राष्ट्र के प्रति जो है प्रेम की भावना को जो राष्ट्रवाद कहते हैं। बस इतना याद कर लेना। ठीक है, जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं तो इंडिया की जो है इंडिया देश के प्रति आपकी जो है जो प्रेम की भावना है वही आपका राष्ट्रवाद कहलाएगा। ठीक, बाकी डिटेल में देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। राष्ट्रवाद यह विश्वास है कि लोगों का एक
समूह जो इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और जातिवाद और जो संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकत्रित करते हैं। और इन सीमाओं के कारण जो है वे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें अपने स्वयं के निर्णयों के आधार पर अपना स्वयं का संप्रभु राजनीतिक समुदाय राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है। ठीक, आगे बात करें नेपोलियन कौन था, हु वाज नेपोलियन। ठीक, तो नेपोलियन यहाँ पर विश्व इतिहास में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, हालांकि जो क्लास 10th का हिस्ट्री है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री ही दे रखा है। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है नेपोलियन का जन्म जो है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। नेपोलियन का जन्म, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना 20 नंबर के एसएसटी में, ठीक है ना, 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, बोल देगा कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ था। ठीक, 4 डेट दे देगा और आप जो है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको जो है रटने पड़ेंगे। ठीक, नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 को। कैसे याद करना है देखो, मैं अभी जस्ट बताता हूँ। देश भारत, ठीक है ना, अपना प्यारा भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को। कब हुआ था? 15 अगस्त को। ठीक है, तो डेट और मंथ तो आपको याद होगा। बात करें 1769 कब हुआ था? 1769। ठीक है, तो इतना आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, तो ये देखो, ये 3 डिजिट करीब सेम है, 6, 7, 1700 और 69। ठीक, तो इतना याद कर लो। 1769 को जो है आज़ाद हुआ था, सॉरी, नेपोलियन का जन्म हुआ था। आगे बात करें, नेपोलियन एक महान सम्राट था और जिसने अपने व्यक्तित्व और कार्यों से जो है पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। ठीक, आगे बात करें नेपोलियन के बारे में, तो यहाँ पे बात की जा रही है अपनी योग्यता के बल पर मात्र 24 वर्ष की आयु में ही वह सेनापति बन गया। बहुत बड़ी बात है, 24 साल में जो है वह सेनापति बन गया था। आगे बात करें नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन ने जो कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई थी। ठीक है, और आगे कह रहा है अपार लोकप्रियता हासिल कर ली थी। फिर उसने जो है पीछे मुड़कर नहीं देखा था और फ्रांस का शासक भी बना था। आम इंसान था, 24 साल की एज पे वह जो है सेनापति बन गया। ठीक, और फ्रांस को कई जो है जीत दिलाई थी और उसके बाद जो है उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और बाद में नेपोलियन जो फ्रांस का शासक भी बना था। ठीक, आगे बात करें उदारवाद का। उदारवाद का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में होते हैं लिबरलाइजेशन। ठीक है ना, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उदारवाद का इंग्लिश में मतलब होता है लिबरलाइजेशन, और जो शब्द है वह लातिनी भाषा, लैटिन ही है, लैटिन भाषा। ठीक है ना, लैटिन लैटिन भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है जिसका अर्थ होता है स्वतंत्रता। ठीक है ना, और आगे कह रहा है नए मध्यम वर्ग के उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। देखो, उदारवाद का मतलब यहाँ पे बताया गया है व्यक्ति के लिए आज़ादी एवं कानून के समक्ष जो समानता। ठीक है ना, यानी कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है और उस इंडिविजुअल व्यक्ति को एक तो स्वतंत्रता दे दी जाए, ठीक है, और कानून के पक्ष जो है समानता दे दी जाए, यानी कि कोई एक व्यक्ति है उस व्यक्ति को समान अधिकार दे दिया जाए बाकी के अन्य व्यक्तियों के साथ। ठीक, तो ये तो यहाँ पे डेफिनेशन होगी, लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें उदारवाद के, तो उदारवाद का मतलब क्या होता है। देखो, जो कानून होता है ना, कानून होता है, लॉ होता है, या फिर आई कैन से नियम होता है। जब नियम को हम ईजिली बना दें, ईजिली बना दें, सॉरी न्यू लिख दिया मैंने, रूल्स को ईजिली बना दें, बहुत ज़्यादा कठोर ना बनाएं, रूल्स को बहुत ज़्यादा कठोर ना बनाएं। ठीक है ना, ईजिली बनाएं। ये कह सकते हैं कि ऐसे नियम बनाएं जिससे कि आम जनता को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, या फिर ये कह सकते हैं आम जनता जो आराम से फॉलो कर सके, तो वो उदारवाद होता है। ठीक है ना, आगे बात करें एक एग्जांपल से, ऐसे मान के चलो आपको कोई बिजनेस जो है स्टार्ट करना है। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा उसमें जो है लाइसेंस लेना है। ठीक है, लाइसेंस लेने के लिए आपको जो बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं डॉक्यूमेंट ना लगे। ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं उदारवाद का एक उदाहरण हो गया। ठीक, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे आप देख लेना। निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है? निरंकुशवाद का मतलब होता है कि देखो नेह, इसको अगर हम शाब्दिक अर्थ समझे, नेह का मतलब होता है नेगेटिव यानी न होना। ठीक है, नो। और अंकुश का मतलब होता है मतलब एक तरह से यहाँ लिखेंगे अंकुश, एक तरह से छेड़खानी करना। ठीक है ना, एक ऐसा शासक जिसके डिसीजन में कोई भी जो है बीच में ना आए, या कह सकते हैं जिसके डिसीजन ही सर्वोपरि हो, तो वह जो है निरंकुश शासक हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को निरंकुशवाद कहते हैं। ठीक, समझ में आया? तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे चाइना में सी जिनपिंग, ठीक है ना, और नॉर्थ कोरिया में आपके सी क्या नाम है, नॉर्थ कोरिया के जिम कुंग ओंग, कुछ ऐसा ही नाम है ना। तो
ये निरंकुश शासक है, ठीक है ना। इनके जो डिसीजन हो तो वो सर्वोपरि होते हैं और इनके डिसीजन में कोई भी उंगली नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये निरंकुशवाद होता है। निरंकुशवाद देख लो। अ, निरंकुशवाद का सामान्य अर्थ एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था से होता है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई भी अंकुश ना हो, ठीक। अंकुश एक तरह से मतलब छेड़खानी करना, या एक तरह से कह सकते हैं उनके डिसीजन में उंगली करना, ठीक। इतिहास में ऐसी तानाशाही, या कह सकते हैं इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहते हैं, जो अत्यंत केंद्रीकृत होती है, ठीक है ना, और सैन्य बल पर आधारित होती है और दमनकारी सरकार होती है। देखो यहाँ पे बात की जा रही है केंद्रीकृत। केंद्रीकृत है एक कीवर्ड, सैन्य बल आधारित होती है और दमनकारी। इसका मतलब क्या, केंद्रीकृत का मतलब होता है जो देश है, देश की जो सरकार है, सरकार का पूरा जो शक्ति है सरकार के हाथ है, वो केंद्र में होती है, वो एक व्यक्ति के पास होती है, सारी की सारी सरकार एक व्यक्ति के पास होती है पूरे देश में, ठीक है ना। उसी के डिसीजन सारे के सारे सर्वोपरि होंगे, ठीक। ये तो केंद्रीकृत हो गया। सैन्य बल पर आधारित होती है। इस प्रकार की सरकारें जो है जब कोई काम करती हैं तो सैन्य बल मतलब आर्मी पे आधारित होती है। आर्मी को उन्हें जो है अधिक राइट दे रखा होता है और दमनकारी होती है। इस प्रकार की सरकारें जो है, दमनकारी का मतलब होता है आम जनता पर ये इस प्रकार की सरकारें अत्याचार करती हैं, आम जनता के हितों के बारे में नहीं सोचती। हमेशा इस प्रकार की सरकारें जो है अपने खुद के जो है फ़ायदे के बारे में सोचती है। एग्जाम्पल से हम बात करें, जैसे निरंकुशवाद सरकार कोई प्रोजेक्ट लेके आई, ठीक है ना, कोई डैम बना रही है या फिर मान के चलो कोई हाईवे बना रही है, ठीक। ध्यान से सुनना, हाईवे बना रही है, निरंकुशवाद सरकार है, ठीक है ना। और हाईवे जब बना रही है, मान के चलो इस जगह पे पहले हम गांव बनाएंगे, एक सेकंड, मान के चलो इस जगह पे गांव है, ठीक है ना, और एक निरंकुशवाद सरकार को क्या एक हाईवे बनाना है। अब गांव वाले लोग, निरंकुशवाद सरकार है, अंदर से तो कहेंगे इस जगह पे जो है हाईवे ना बने, ठीक है, सरकार को बनाना है तो बनाना है। तो इस जगह के लोग खुल के विरोध नहीं कर पाएंगे सरकार, और इस सरकार के जो अधिकारी होंगे वे इस जगह के गांव को पूरा खाली करा देंगे, दूसरी जगह बसा देंगे, और ऐसी जगह बसाएंगे, जरूरी नहीं कि यहाँ से बेहतर है, एक तरह से कहीं ना कहीं सुविधाएं कम दी जाएंगी, ठीक है ना। या फिर बोल देंगे आप जाओ जहाँ चाहो वहाँ रहो, यानी देश के दूसरे कोने पर रहो, लेकिन यहाँ पे गाँव वो हाईवे निकल के जा रहा है इधर से, इस प्रकार से अगर जा रहा है तो आपको गाँव खाली करना पड़ेगा। गाँव खाली करा दिए जाएंगे, ठीक है, और उसको उचित राशि भी ना दी जाएगी, मार्केट वैल्यू पे अमाउंट ना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हाईवे निकाल दिया जाएगा आराम से, और आम जनता जो है दुखी हो जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार की सरकारें यानी कि निरंकुशवाद सरकारें जो है दमनकारी सरकार होती है। वहीं अगर हम बात करें लोकतांत्रिक सरकार की, तो लोकतांत्रिक सरकारें जो है आम जनता के बारे में सोचती हैं, उनके हितों के बारे में सोचती हैं। इसके साथ जो आम जो जनता है, वे अगर इस प्रकार के काम कोई सरकार कर भी रही है तो आम जनता जो आंदोलन कर सकती है, हड़ताल कर सकती है, सरकार के विरोध में जो है नारेबाजी हड़ताल कर सकती है। बट निरंकुशवाद सरकार में बिल्कुल भी नहीं कर सकती, ठीक। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है? देखो, संग्रह का मतलब होता है इकट्ठा, कलेक्ट होना, और जनमत का मतलब, जन का मतलब है आम जनमानस, और मत का मतलब वोट, ठीक है, लोगों के वोट का संग्रह, दैट इज जनमत संग्रह, ठीक। तो यहाँ पे क्या करा है, प्रत्यक्ष मतदान, जिसके द्वारा जो है एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या जो अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, ठीक है, तो वो कहलाता है आपका जनमत संग्रह, ठीक। यूटोपिया क्या होता है, कल्पना दर्श, ये देख लो। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है, जितने भी कीवर्ड है, ठीक, आप कोशिश करना एक ऐसी कॉपी ले लो जिस पे पेज मत पतली सी हो, ठीक है ना। जितने भी कीवर्ड है वो सारे कीवर्ड लिख लेना, और कोशिश करना अपने लैंग्वेज जो मैंने डिस्कस किया है अपने लैंग्वेज में इसको जो है समझ लेना, ठीक। लास्ट टाइम में यही कीवर्ड आपके काम आएंगे, पूरी की पूरी थ्योरी पोती पोता ये कुछ भी काम नहीं आएगा, ठीक। जैसे मान के चलो, अभी जस्ट हमने जो निरंकुशवाद के बारे में आपको समझाया, ठीक है, निरंकुशवाद के समझा में आया। अगर प्रश्न ये आ जाता है कि निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में समझाइए, बस इतना प्रश्न आएगा 10 नंबर में, ठीक है। अगर आपको पता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ निरंकुशवाद, ठीक है ना, अगर आपको पता है निरंकुशवाद का मतलब क्या होता है, यहाँ की सरकारें कैसी होती हैं, ठीक है ना, इस प्रकार की सरकारें जनता की सुनती हैं या नहीं सुनती हैं, ये सब पता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं बहुत आसानी से। इसलिए जो है जितने भी कीवर्ड बताएं उन सारे कीवर्ड को कोशिश करना कि एक ऐसी कॉपी पे लिख लो जो है बाद में काम आए, ठीक। जो लास्ट टाइम में आप लोग मॉडल लेते हैं ना, आपने देखा होगा मॉडल लेते हैं, मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बस कीवर्ड को आप याद कर लो, कीवर्ड का मतलब क्या, और यहीं से आपका बहुत सारे प्रश्न बचेंगे।
यहाँ पे आगे देखते हैं, जनमत संग्रह का मतलब हमने समझ लिया। एंड आगे अगर हम बात करें तो आगे बात की जा रही है यूटोपिया के बारे में, कल्पना दर्श। ये क्या होता है, ठीक है, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है और उसका जो है साकार होना लगभग असंभव है, ठीक है। मतलब ऐसी सरकार के बारे में या फिर इस प्रकार की चीज़ों के बारे में कल्पना कर लेना जो वास्तविक वास्तविक जीवन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, तो वो यूटोपिया होता है। ठीक, क्या होता है, यूटोपिया। ठीक, समझ में आएगा। मतलब यहाँ पर कह रहा है ना, ऐसे समाज की कल्पना कर लेना जो आदर्श है। आदर्श का मतलब है इस प्रकार का समाज, उसमें सारे के सारे अच्छे लोग हैं, सारे के सारे जो है सरकार के रूल्स मानने वाले। तो इस प्रकार के लोग, भाई देखो, एक समाज का हम गठन करते हैं ना, तो समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, खराब लोग भी होते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत खराब होती है, यानी कि समाज जो है सभी प्रकार के लोगों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, वो पॉसिबल है। ठीक, लेकिन अगर हम ऐसे समाज की बात करें जहाँ पर केवल और केवल अच्छे लोग हैं, ठीक है, एक भी खराब ना हो, ठीक है, या फिर हम ऐसे मान सकते हैं एक ऐसे समाज की बात करें जिसमें जो है सारे के सारे लोग धर्मार्थी व्यक्ति हों, ठीक है ना, सारे के सारे लोग ईमानदार व्यक्ति हों, सारे के सारे लोग पढ़े लिखे हों, सारे के सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा हो, सबकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही, तो इस प्रकार का पॉसिबल नहीं है, या कह सकते हैं इस प्रकार का समाज पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में कल्पना कर लेना जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, दैट इज कॉल्ड यूटोपिया। ठीक, आगे बात करें रूमानीवाद क्या होता है, व्हाट इज रूमानीवाद। ठीक, देखते हैं क्या होता है। तो रोमानीवाद के बारे में यहाँ पे बात की। रोमानीवाद एक संस्कृति आंदोलन था, एक संस्कृति आंदोलन था जो एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था, ठीक है ना। रोमानी कलाकारों तथा जो है कवियों ने तर्क वितर्क और जो है विज्ञान पर बल देने के स्थान पर अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावना पर बल दिया था। वह एक सामूहिक विरासत की अनुभूति और जो एक साझे सांस्कृतिक अतीत को जो है राष्ट्र भावना का, सॉरी, राष्ट्र का धर्म बनाना चाहते थे। ठीक, तो वह आपका क्या कहलाता है, रोमानीवाद। आगे बात करते हैं जुंकर्स के बारे में। तो जुंकर्स क्या होता है, ठीक है ना, इनके बारे में देख लेते हैं जुंकर्स क्या होता है। तो प्रसा की एक जो, देखो अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो प्रसा के बारे में पता होगा प्रसा क्या है, ठीक है। तो प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम था जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, ठीक है। प्रसा, याद रखना, प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी थी जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, और बड़े बड़े जमींदार को जुंकर्स कहते थे। ठीक, बड़े बड़े जमींदारों को जुंकर्स कहते थे। और ये प्रसा के बारे में, प्रसा के जो है क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है। ठीक, तो जा से जमींदार याद कर लो और जा से जुंकर्स याद कर लो, आराम से याद हो जाएगा। राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या क्या हो सकते हैं वो देख लो, ठीक है। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है, जैसे निरंकुश भावना, सॉरी, निरंकुश शासन व्यवस्था, ठीक है ना। एंड आगे बात करें उदारवादी विचारों का प्रसार होता है। ठीक, एंड आगे बात करें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो है नारा जो है प्रबल होता है। एंड आगे बात करें शिक्षित वर्ग, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका होती है इसमें उदार राष्ट्रवाद के उदय के कारण। ठीक, आगे बात करें यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास। तो यहाँ पे देख लेते हैं यूरोप में, अच्छा यूरोप क्या है ये देख लेते हैं। यूरोप क्या है, यूरोप एक महाद्वीप है, यूरोप इज अ कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। और जैसे मान के चले, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है। ध्यान से सुनना, देखो मैप नहीं बता रहे हैं, बट जो मैप में जो महाद्वीप हैं उनको हम उसी जगह व्यवस्थित करेंगे जहाँ पर वो हैं, ठीक है। आगे बात करें इस जगह पे आपका साउथ, एक सेकंड, इस जगह पे आपका अफ्रीका है, ठीक है, और इस जगह पे आपका यूरोप है, ठीक है, इस जगह पे आपका एशिया है, और इधर को जाके आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक, और नीचे जाके अंटार्कटिका है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो कुल मिला के 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, और 5 महासागर हैं। अभी हम जो है महाद्वीप के बारे में बात करें तो ये जो EU है, इसी महाद्वीप को हम यूरोप कहते हैं, ठीक है। तो और इस जो महाद्वीप में कई एक देश हैं, ठीक है ना, और यूरोप महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें लगभग सभी देश, एक देश को छोड़ के सारे के सारे देश जो विकसित देश हैं, और इसके साथ सभी देश जो है आर्थिक स्थिति सही है। ठीक, और एक देश जो है वो है आपका तुर्की, ठीक है। तो तुर्की एक ऐसा देश है जो आधा तो
आपका यूरोप में पड़ता है और आधा जो है एशिया में पड़ता है, ठीक है ना। इसलिए तुर्की, क्या नाम, एक दोबारा देख लो, तुर्की जो देश है इसको हम एशिया का, सॉरी, यूरोप का मरीज भी बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी वो विकसित देश नहीं है, ठीक। आगे बात करें यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस प्रकार से हुआ इसके बारे में। तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, सांस्कृतिक परंपरा आदि का जो है समान होना जरूरी होता है, ठीक है। वहीं आगे बात करें यूरोप में अलग अलग समाज था। देखो प्रत्येक समाज, जैसे हम इंडिया की बात करें, इंडिया में भी जो है ना कई समाज के लोग, यानी कह सकते हैं कई धर्म के लोग रहते हैं, और इसके साथ कई धर्म में जो है कई जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से यूरोप में भी जो अलग अलग समाज के लोग थे, एंड जैसे हैप्सबर्ग समाज में लोग जो जर्मन जो है अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि जो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, ठीक। आगे बात करें यूरोप समाज की संरचना, ठीक है। 19वीं शताब्दी के पहले की बात की जा रही है, तो यूरोप समाज की संरचना किस प्रकार की थी, देखते हैं। यूरोपियन समाज जो असमान रूप से दो भागों में विभाजित थे, ठीक है। और एक था उच्च वर्ग जिन्हें कुलीन वर्ग बोलते हैं, एक था निम्न वर्ग जिन्हें कृषक वर्ग बोलते हैं, ठीक। तो उस समय यूरोपियन समाज में समाज जो असमान रूप से विभाजित था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, ठीक। वही बात करें उच्च वर्ग में कौन कौन आते थे। उच्च वर्ग में भाई कम जनसंख्या थी, ठीक है, और उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाला था, मतलब उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, उनका जो निम्न वर्ग के लोग थे उन पे अधिक उनका प्रभाव था, ठीक। इसके साथ जमींदार यानी कि जो ढेर सारे खेतों के मालिक थे, ठीक, कौन थे, उच्च वर्ग, ठीक है। आगे बात करें सभी अधिकार दिए जाते थे उच्च वर्गों को, ठीक है, सभी अधिकार दिए जाते थे उच्च वर्गों को। आगे बात करें निम्न वर्ग कृषक वर्ग, ठीक है, तो इनकी संख्या जो है बहुत अधिक थी, ठीक है, निम्न वर्ग था, ठीक है, और पैसा भी इनके पास कम था। इसके साथ जमीन हीन यानी या तो जमीन न थी, या फिर जो है यहाँ पे ये कहा जा रहा है या तो जमीन हीन थे, ठीक है ना, यानी कि या फिर जो है जमीन न थी, या तो जो किराए पर रहते थे, ठीक, क्या, या तो जमीन बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, या फिर जो लोग हैं वे किराए पर रहते थे, ठीक है। किसी भी प्रकार के अधिकार भी नहीं दिए गए थे इन लोगों को, और यानी यूरोपियन समाज जो है असमान रूप से विभाजित था, ठीक है ना। यानी कि जो मध्यम वर्ग के थे दो प्रकार बांटा है, उच्च वर्ग के जो लोग थे, ठीक है ना, और निम्न वर्ग के लोग। उच्च वर्ग के लोग संख्या में कम थे, ठीक है, अधिकार ज़्यादा थे, पैसा ज़्यादा था, और इनके पास खेती बहुत ज़्यादा थी, ठीक। जो निम्न वर्ग के लोग थे किसान मजदूर, ठीक है ना, इनके संख्या बहुत ज़्यादा थी, और इसके साथ जो इनके पास कोई अधिकार भी नहीं थे, ठीक, न खेती थी, और गरीब भी थे बेचारे, ठीक। इसके साथ आगे बात करें 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया था, और वह था नया मध्यम वर्ग, ठीक है ना, नया मध्य वर्ग। आगे बात करें नया मध्य वर्ग के बारे में, तो इसमें सभी पढ़े लिखे लोग थे, इसमें जो सभी पढ़े लिखे लोग थे, जिसमें जो है शिक्षक थे, डॉक्टर थे, और उद्योगपति थे, और व्यापारी थे। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, और यहाँ पे कह रहा है कि 19वीं सदी के बाद जो है वह, अभी हमने बात की थी 19वीं सदी से पहले की, और अब बात की जा रही है 19वीं सदी के बाद की। तो 19वीं सदी के बाद जो है एक नया वर्ग जुड़ गया था, और जिसको हमने कहा था मध्य वर्ग, ठीक है। तो पहले समाज दो भागों में बटा था, और अब समाज जो है तीन भागों में बट गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें सभी पढ़े लिखे जो है लोग थे, ठीक है, और वे लोग कौन थे, कोई शिक्षक था, कोई डॉक्टर था, कोई उद्योगपति था, कोई व्यापारी था। पढ़े लिखे होने के नाते जो है उन्होंने एक समान कानून की मांग की, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद के बारे में बात की। उदारवादी राष्ट्रवाद की बात करें तो इस जो है उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार जो है सब जगह फैलने लगा, और इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो आपने कॉपी बनाई है ना, उस कॉपी पे जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो सारे के सारे लिखते चलना, ठीक। यहाँ पे लिख लेना फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1789 में। कब हुई थी, 1789 में, बस इतना रख लो, ठीक है ना। इसी प्रकार से अभी हमने बात की थी नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना, वो लिख लेना। इसके साथ नेपोलियन जो है सेनापति कब बना था, 24 साल में, ठीक है ना। इसके बाद आम इंसान था, और बाद में फ्रांस का शासक भी बना। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है जरूर लिख लेना, ठीक। आगे बात करें, इससे जो है एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चीज़ों तथा जो है पूंजी के आगमन पर था,
उसे खत्म कर दिया गया, लेकिन अलग अलग चीज़ों के राज्यों के बीच के नियंत्रण यानी कि सीमा शुल्क को ख़त्म नहीं कर पाया था। ठीक, आगे बात करें, आगे बात की जा रही है, इसके लिए जो एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था जॉल बेराइन। क्या नाम था? जॉल बेराइन। ठीक, जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई थी, और इससे पहले जो है 30 से ज़्यादा थी। ठीक, पहले मुद्रा कितनी 30 प्रकार से अधिक थी, और अब केवल 2 प्रकार की रह गई। नेपोलियन के समय जो है केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे। यानी कि यहाँ प्रश्न ये बन सकता है कि नेपोलियन के राज्य में जो है कौन कौन लोग जो है मत देने के अधिकारी थे, यानी मत दे सकते थे। तो केवल पुरुष देते थे, पुरुष में भी वे लोग जो धनी व्यक्ति थे। ठीक है, महिलाएं नहीं दे सकती थी, धनी हो या अमीर हो। ठीक है ना, सॉरी, धनी हो या गरीब हो। ठीक, पुरुषों में केवल पुरुष वही दे सकते थे जिनके पास पैसा है। ठीक, यानी कि अमीर पुरुषों को ही मतदान का अधिकार था बस। कब था? नेपोलियन के समय। ठीक, नेपोलियन कौन था? जो है सेना, मतलब सेना में एक आम अधिकारी था। पहले तो वही सिपाही था, सिपाही से उसके अच्छे ऐसे काम थे, सेनापति बनेगा, सेनापति से आगे उसने क्रांति में भाग लिया, क्रांति भाग में लेने के बाद वहाँ सफलता मिली, फिर वह फ्रांस का जो है क्या बन गया? शासक। ठीक, आगे बात करें जॉल वेराइन के बारे में, तो यहाँ पे बात की जा रही है जॉल वेराइन क्या होता है वो देख लो। ठीक है, यह एक जर्मन शुल्क संघ था, जर्मनी का शुल्क संघ था, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ जो है 1834 ईस्वी में वर्षा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच जो है शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया था, और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई थी। कितनी? 2। इससे पहले कितनी? 30। और अब कितनी कर दी गई? 2। ठीक है, जो पहले 20 से भी अधिक थी। और यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। कौन सा संघ? यह है आपका जॉल वेराइन। ठीक है ना, जर्मनी के जो है आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। ठीक, आगे बात करें यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप में जो है राष्ट्रवाद की एक लहर चली, जिसने यूरोपीय देशों का कायाकल्प कर दिया था। जर्मनी, इटली, रोमानिया आदि नवनिर्मित देश कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बने, जिनकी राष्ट्रीय पहचान समान थी। यूनान, पोलैंड, बल्गारिया आदि जो स्वतंत्र होकर राष्ट्र बन गए थे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। ठीक, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। ठीक है, ये कमेंट में अवश्य कमेंट कर देना। ठीक, आगे बात करें तो जो नेक्स्ट है, देखो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इसको हम यहीं समाप्त करें। ठीक, एक्सप्लेन कैसा लगा ज़रूर बताना, और इसके साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत ही जल्दी हम मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।